नमस्कार। विश्व संवाद केंद्र के साक्षात्कार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमसे बातचीत के लिए उपस्थित हैं आयुर्वेदाचार्य शिवादित्य ठाकुर जी। आप अनुसंधान पदाधिकारी हैं राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी अनुसंधान इकाई पटना में और विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय सचिव हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ठंड का मौसम है, क्रमशः ठंड बढ़ता ही जा रहा है, इसमें खान पान और आयुर्वेद कितना कारगर है? देखिए, आहार के ऊपर सब कुछ निर्भर है। प्रत्येक मौसम के लिए, प्रत्येक ऋतु के लिए आयुर्वेद में भोजन का विचार है, आहार का विचार है। चूँकि मौसम के अनुकूल आहार लेंगे तो उस मौसम में उत्पन्न होने वाले व्याधि जो किसी न किसी दोष के विकृत होने के फलस्वरूप होते हैं का निराकरण होता है। इसीलिए सर्वप्रथम उष्ण पेय अर्थात प्रातःकाल और रात्रि में सोने के पूर्व गर्म पानी में नमक डालकर गलाला करना आवश्यक है। जहाँ तक संभव हो उष्ण पानी ही 24 घंटे पिया जाए। चूँकि अभी कोरोना का काल एक प्रकार से चल ही रहा है और ठंड की स्थिति में उसका आक्रमण और अधिक होने की संभावना रहती है। इसलिए उष्ण पेय आवश्यक है। उष्ण जल हो, उष्ण दुग्ध हो या हल्दी मिला हुआ दुग्ध हो या उष्ण जल में इलायची का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी नींबू, थोड़ा शहद डाल के आप अगर लेते हैं दिन में 2-3 बार तो वो आवश्यक है। 24 घंटे में 1 से 2 बार वाष्प लेना आवश्यक है ताकि कोई कंठ से होकर विषाणु या जीवाणु हमारे फेफड़ों में न जा सके और फेफड़ा में जाने के पश्चात जो कष्ट उत्पन्न होता है वो जिसको हम प्रतिश्याय कहते हैं, जिसके चलते सर्दी, खांसी और श्वास संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, तो इनसे बचाव के लिए आहार में उष्ण पदार्थों का, उष्ण पेयों का सेवन करना चाहिए। अभी के मौसम में बथुआ का साग लेना चाहिए। आहार की मात्रा में अन्न कम हो तो चलेगा, लेकिन जो ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार बाजार में फल उपलब्ध है, तो यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल मूली, गाजर, सेव, अमरूद, पपीता, अंकुरान्न यह सब अच्छी मात्रा में लेता है और फिर दोपहर के आसपास अन्न का सेवन करता है तो उसके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, उसके हाजमा के दृष्टिकोण से यह ठीक रहेगा। लेकिन इन सबों के बाद जिस व्यक्ति की रोग निरोधक, प्राकृतिक रोग निरोधक क्षमता क्षीण है, उसे थोड़ी भी ठंड लगने से, थोड़े तापक क्रम का ऊंचा नीचा होने से कई प्रकार की व्याधि उत्पन्न होती है। सर्दी होती है जिसमें नाक से पानी चलता है, खांसी होती है, वो उसका दम फूलता है। तो ऐसी स्थिति में रोग के दृष्टिकोण से हम सीतोपलादी चूर्ण, नारदीय लक्ष्मी विलास रस, मृत्युंजय रस, संजीवनी बटी और गिलोय से बना हुआ संशमनी बटी या गिलोय घन बटी का प्रयोग उस रोगी के लक्षणों के अनुसार देते हैं। अगर इससे कुछ आगे की स्थिति बढ़ी तो हम उसमें व्याघ्री हरित की या चित्रक हरित की देते हैं। सीतोपलादी के साथ साथ अगर पित्त की विकृति हुई, जिसमें प्रातःकाल ब्रश करते समय पित्त निकलता है, उसमें हम प्रवाल पिष्टी भी देते हैं।
तो एक इतनी औषधियाँ हैं, लेकिन इतनी औषधियों का प्रयोग एक ही रोगी में नहीं कर सकते। उस व्यक्ति में उस समय जो लक्षण होता है, उस लक्षण के आधार पर हम इन औषधियों का विधान करते हैं। उसमें हम द्राक्षारिष्ट यह भी देते हैं, मुनक्का का सेवन कराते हैं, लहसुन का सेवन कराते हैं, अदरक का सेवन कराते हैं, और अभी जो आयुष विभाग के द्वारा काढ़ा निर्देशित हुआ है, जिसमें 4 भाग तुलसी पत्ता, 2 भाग इलायची और 1 भाग काली मरीच, और हम उसमें थोड़ा गिलोय भी मिला देते हैं। तो यह उष्ण पेय शरीर के अंदर रोग निरोधक क्षमता बढ़ाता है तथा फेफड़ों में होने वाले किसी भी संक्रमण से फेफड़े को बचाता है, उसकी रक्षा करता है। इसलिए इस मौसम में प्रत्येक आदमी को चाहिए, या तो कई कंपनियों के द्वारा काढ़ा का द्रव्य बनाया गया है, नहीं तो घरों में अपने चौका में उपलब्ध है, अपने किचन गार्डन में उपलब्ध है तुलसी, अपने चौका में उपलब्ध है इलायची, दालचीनी, अदरक, काली मरीच, इन सबों का काढ़ा पीना ही चाहिए, ताकि इस ठंड के मौसम में, और अब ठंड का प्रकोप अधिक होने वाला है, उसमें सुरक्षा हो सके, आप स्वस्थ रह सकें। सर्दियों के दिनों में भी इन चीज़ों का प्रयोग करना है निश्चित रूप से। अच्छा, 2 बातें सामान्यतः पूछी जाती हैं। एक तो कि जैसे आपने घनवटी के बारे में कहा, ये बात आई थी कि घनवटी का सेवन कोरोना काल में कई लोग प्रातःकाल 1 गोली इसी तरह ले रहे थे, तो क्या ये स्वस्थ आदमी भी ले सकता है? देखिए, यह जो गिलोय घनवटी कहा, ये गिलोय से, अमृता गुड़ुच जिसको कहते हैं, उससे बना है। ये मनुष्य के शरीर में जो प्राकृतिक रोग निरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। इसलिए चाहे वह संक्रमित व्यक्ति हो, रोगी व्यक्ति हो या निरोग व्यक्ति हो, वह ले ही सकता है। जो प्रभावित व्यक्ति है उसको 2-2 गोली कम से कम 2 या 3 बार लेना चाहिए। और जो स्वस्थ मनुष्य है, चूँकि आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, हम वे सारे उपाय या कहिए कि लाइफ स्टाइल, जीवनचर्या ऐसा बना के रखना चाहते हैं जिससे मनुष्य प्रथमतः स्वस्थ रहे। तो प्रथमतः स्वस्थ रहने के लिए गिलोय, जिसको अमृता बोलते हैं, यह मनुष्य शरीर के लिए अमृत तुल्य है। इसका सेवन लंबे काल तक करने में भी कोई क्षति नहीं है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। च्यवनप्राश भी कुछ लोग, हाँ, च्यवनप्राश, चूँकि च्यवनप्राश में सभी उष्ण द्रव्य है और उसमें अष्टवर्ग भी डालने का विधान है, तो यह सब जो मनुष्य के शरीर में प्राकृतिक रोग निरोधक क्षमता है उसको बढ़ाते हुए शरीर को डिटॉक्सिक करता है। जी अच्छा, ये अभी कोरोना से ही संबंध में को लेकर के एक चर्चा आई, और अभी भी एक बड़ा आंदोलन एलोपैथी चिकित्सकों के द्वारा किया गया था कि आयुर्वेद को ऐसा देखने में लग रहा है कि जो सामान्यतः जो मीडिया से बातें जो छन कर आ रही हैं उसमें कि आयुर्वेद को थोड़ा एलोपैथी वाले 2म दर्जे का चिकित्सा पद्धति मानते हैं। कोरोना काल में भी कई ये विवाद आए थे कि नहीं, जब तक उसको IMA टेस्ट माने ओके नहीं कहेगा तब तक वो दवा नहीं देनी चाहिए, और जिसको कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा प्रमाणित जब तक नहीं होता है तब तक कोरोनिल को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था। रामदेव महाराज जी की जो दवा थी कोरोना को लेकर के, और अभी एक विवाद आया है जिसको लेकर के पूरे भारत में स्ट्राइक हुआ था। IMA ने कॉल किया था कि आयुर्वेद चिकित्सकों को शल्य क्रिया नहीं करनी चाहिए। उसका जो सरकार ने जो मान्यता दे दी है कि नहीं, आयुर्वेद चिकित्सक भी, जिसको हम लोग वैद्य कहते हैं, वो भी शल्य चिकित्सा कर सकते हैं। ये कहाँ तक उचित है? देखिए, यह जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है, हम तो मूल रूप से विश्व के अंतर्गत 24 प्रकार की चिकित्सा पद्धति है, और हम उन सब के अच्छाइयों को
व्यक्तिगत रूप से और अपने संगठन के स्तर से भी स्वीकार करते हैं, चूँकि प्रत्येक चिकित्सा में अपनी अपनी विशेषता है। लेकिन जरा देखा जाए तो आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। जिस समय आज जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथ के लोग हैं, उनको चिकित्सा इस तत्व का ज्ञान नहीं था। हम उस समय चिकित्सा में समृद्ध थे। और जहाँ तक शल्य क्रिया का अभी बात चल रही है, तो आयुर्वेद का जो पाठ्यक्रम है उसका स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम का भी नाम है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। जैसा MBBS में होता है, अंत में एस है एंड सर्जरी, वो हमारे साथ भी है। तो सामान्य जो शल्य क्रिया है वह हमारे पाठ्यक्रम में है, हमारे यहाँ उसका अच्छा विभाग है, उसकी पढ़ाई होती है। यह अधिकार शल्य क्रिया में स्नातकोत्तर किए हुए 2 विषयों के चिकित्सकों को मिला है, एक शल्य में, दूसरा शालक्य में, जिसको INENT कहते हैं। और मात्र 58 प्रकार के शल्य क्रिया का अधिकार भारत की सरकार ने आयुर्वेद को दिया है। और ये शल्य क्रिया कोई भारत सरकार ने आज अधिकार दे दिया इसीलिए हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें भी है और पूर्व से भी शल्य क्रिया होता रहा है। और ये आधुनिक वाले भी फादर ऑफ सर्जरी आचार्य सुश्रुत को मानते हैं। यही पाटलिपुत्र के साथ। और सुश्रुत के समय के अंतर्गत प्रयुक्त हुए शल्य क्रिया के जिन उपकरणों का प्रयोग हुआ था उसी को विकसित करके ये आधुनिक चिकित्सा पद्धति वाले ले रहे हैं जी। और आज ये कहते हैं कि आयुर्वेद को शल्य क्रिया का अधिकार मिलेगा तो जनता की बड़ी क्षति होगी, कोहराम मचेगा और ये अधकचरे हैं। मैं एक प्रति प्रश्न करता हूँ आपके माध्यम से इन IMA वालों से कि एलोपैथ के कितने ऐसे चिकित्सक हैं जो आयुर्वेद की दवा नहीं लिखते हैं। लगभग एक चिकित्सक आयुर्वेद की औषधि अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, तो क्या वो अधकचरे नहीं हैं? आपको आयुर्वेद की पढ़ाई नहीं है और आप आयुर्वेद की औषधि कैसे लिख दीजिएगा भाई? इसीलिए किसी भी चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत जो विशेषता है उसका सम्मान करते हुए सब परस्पर विकसित हो, फले फूले, यह बात आनी चाहिए। और हम तो करते आ रहे हैं। शल्य क्रिया तो बुद्ध के काल में हमारा थोड़ा ह्रास हुआ, चूँकि वहाँ शल्य क्रिया को भी हिंसा मान लिया गया था। और अंग्रेजों के शासन काल में आयुर्वेद के शल्य क्रिया को फिर से सरकार की ओर से और भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी आयुर्वेद की शल्य क्रिया को ही नहीं, पूरे आयुर्वेद को 2म दर्जे की स्थिति में रखा गया था। वर्तमान प्रधानमंत्री, जिसके सामने राष्ट्र और राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र का इतिहास, राष्ट्र का गौरव दिखाई पड़ता है, उन्होंने आयुर्वेद की चिंता की है। और कोरोना के अंतर्गत भी आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल की मान्यता भारत की सरकार के चिकित्सा मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया है। उस समय भी ये IMA और एलोपैथ के लोगों ने चिलपों किया था। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये हमारा विरोध करने वाले एलोपैथ के लोग अपने घर में हमारी काढ़ा पी पी के पूरा कोरोना काल बिताए हैं। अभी इनका हड़ताल था और हमने उस दिन निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया था। और उस दिन हमने आयुर्वेद के सरकारी एवं गैर सरकारी चिकित्सकों ने बिहार के अंतर्गत कम से कम 50,000 रोगी अलग से देखे थे। तो मानवता के लिए समर्पण आवश्यक है, मानवता के लिए विरोध आवश्यक नहीं है। जी बिल्कुल। एक जो सवाल बार बार आयुर्वेद को लेकर के उठता है कि आयुर्वेद में अनुसंधान नहीं हो रहा है। ठीक है, कभी विकसित थी आयुर्वेद की परंपरा, लेकिन आज के जो परिवेश में लगातार जो अनुसंधान एलोपैथी में हो रहा है, वो सवाल उठता है कि आयुर्वेद में नहीं हो रहा है। ऐसा है क्या? इस बात में सत्यता है, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में आयुर्वेद के ऋषियों ने जिन औषधियों का वर्णन किया है
वो उस समय के मानक के हिसाब से बहुविध प्रकार के रोगियों पर निरंतर अनुसंधान के आधार पर ही वर्णित है। आज ये वर्म्स है, हेलमिंथ्स है, इसकी चर्चा मॉडर्न वाले करते हैं, लेकिन उसका अनुसंधान और उसका खोज हमारे ऋषियों ने करके दिया है, जहां तक आज भी वो नहीं जा सके हैं। हाँ, आज जो डाटाबेस ये मांगते हैं, तो वर्तमान विज्ञान के बढ़ते चरण में डाटाबेस की कमी थोड़े हमारे पास है, लेकिन ये गत 3-4 वर्षों में हमारे अनेक रोग और उन रोगों पर प्रयुक्त होने वाले अनेक औषधि द्रव्यों पर अनुसंधान हुआ है, जिसका देश से लेकर विदेश तक के पत्रों में प्रकाशित हुआ है। आज कोरोना के काल में जो एलोपैथ की मेडिसिन लेकर कोरोना के रोगी, जिनका रिकवरी रेट भी कम था, जिनका डेथ रेट अधिक था, हमारा दिल्ली के अंतर्गत 3 संस्थान, तीनों में भर्ती होने वाले रोगियों में कोरोना का एक भी डेथ नहीं हुआ। हमारा रिकवरी रेट अधिक रहा और हमारा एक भी डॉक्टर से लेकर स्टाफ तक कोरोना से प्रभावित नहीं हुआ, चूँकि हम अपने चिकित्सकों को, अपने स्टाफ को जो हमारा मेडिसिन है, जो ऑलरेडी अनुसंधानित है, उनको देकर ही उनको ड्यूटी पर भेजते थे, ताकि हमारा व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो हमें यह कहने का गर्व होगा कि हमारा व्यक्ति अपनी औषधि लेकर स्वस्थ रहते हुए मानवता की सेवा में दिन रात रत है। जी बिल्कुल, काफ़ी चर्चाएं हुई हम लोगों की। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।